विक्रमशिला भागलपुर से पूर्व और कहलगांव से उत्तर पूर्व में अवस्थित है। गंगा की पावन उत्तर वाहिनी धारा यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे प्रवाहित होती है। अंत्यचक, माधोरामपुर और उरियम बिहार के 3 छोटे छोटे गांव, हरे भरे खेत, कच्चे पक्के रास्ते और अच्छे भले कर्मठ लोग। आज ये यकीन करना मुश्किल होता है कि यही कहीं छिपा था भारतीय संस्कृति, शिक्षा, जीवन दर्शन की समृद्धि का प्रतीक विक्रमशिला महाविहार। तो आइए करीब से जाने की कोशिश करते हैं इस महाविहार। विक्रमशिला महाविहार अपने युग के विशालतम विश्वविद्यालयों में से एक, अपने जमाने के 2 समृद्धतम विश्वविद्यालयों नालंदा एवं उदंतपुरी से भी इसके काफी निकट और पारस्परिक संबंध थे। यहाँ मुख्य रूप से अध्यात्म, दर्शन, तंत्र विद्या, व्याकरण, तत्वज्ञान, तर्कशास्त्र आदि की शिक्षा व्यापक रूप से दी जाती थी। यहाँ प्रवेश पाने वाले इच्छुक विद्यार्थियों को एक कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी, जिसके निमित्त उच्च योग्यता वाले द्वार पंडित विशेष रूप से नियुक्त होते थे। इस विश्वविद्यालय में लगभग 1000 विद्यार्थी और 100 से अधिक प्राध्यापक रहा करते थे। व्यावसायिक प्रशिक्षण यहाँ की शिक्षा की खास विशेषता थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को रत्नवज्र, जेतारी, ज्ञानशिमित्र, रत्नकीर्ति एवं रत्नाकर शांति जैसे अनेकों विद्वानों को उत्पन्न करने का श्रेय प्राप्त है। रेशमी नगरी भागलपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व और कहलगांव से 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है विक्रमशिला। आज हम यहाँ ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग 80 होते हुए सड़क मार्ग से भी। करीब 100 एकड़ से भी अधिक विस्तृत भूभाग में फैले इस विक्रमशिला महाविहार के खंडहर को देखते हुए अपने वैभव काल में इसकी सुंदरता और विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस महाविहार का प्रबंधन विशिष्ट प्राध्यापकों की एक परिषद द्वारा की जाती थी, जिसके अध्यक्ष प्रधान पुजारी हुआ करते थे। वर्तमान युग के दीक्षांत समारोह की भांति ही विक्रमशिला में भी एक वार्षिक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें राजा के द्वारा उपाधि वितरण का कार्य संपन्न कराया जाता था। भिक्षुओं के निवास हेतु यहाँ एक विशाल वर्गाकार महाविहार निर्मित था, जिसकी भुजा लगभग 330 मीटर है। उत्तरी भुजा के मध्य में प्रवेश द्वार है, जिसका मंडप ऊंचे एकाश्मक स्तंभों पर आच्छादित था। द्वार मंडप के दोनों पार्श्व में 4 कक्ष बने हैं। कुल 208 कक्षों वाले महाविहार की प्रत्येक भुजा पर 52 कक्ष पंक्तिबद्ध हैं, जो एक बरामदे से जुड़े हैं। बाहरी दीवार चारों कोणों पर दुर्ग का आभास देती है। विहार के कुछ कमरों के नीचे ईंटों द्वारा निर्मित मेहराब वाले भूमिगत कक्ष भी हैं, जो संभवतः भिक्षुओं के एकांत चिंतन के लिए बनाए गए होंगे। जल निकासी हेतु मुख्य नाला परिसर के पूर्वोत्तर कोण पर स्थित है। इस आयताकार संरचना की पहचान ग्रंथागार के रूप में की गई है। इसकी पार्श्व भित्ति में झरोखों की पंक्ति तथा संबद्ध जलाशय के आधार पर ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह भवन को वातानुकूलित रखने की प्रणाली होगी, जो ग्रंथों व पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विकसित की गई थी। महाविहार के केंद्र में स्थित ये स्तूप पूजा के निमित्त निर्मित प्रतीत होता है। यह मिट्टी के गारे व ईंटों की सहायता से बनी ठोस संरचना है। क्रॉस के समान आधार विन्यास वाले इस द्विमेधी स्तूप की वर्तमान ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। दोनों पर प्रदक्षिणा पथ है। मुख्य स्तूप ऊपरी मेधी पर निर्मित है, जहां पहुंचने के लिए उत्तर की ओर सीढ़ियां बनी हैं। चारों प्रमुख दिशाओं में स्तूप से जुड़े
प्रक्षेपित कक्ष, अंतराल तथा उसके सम्मुख प्रदक्षिणा पथ द्वारा पृथ्वकृत स्तंभ युक्त मंडप बने हैं। इन कक्षों में बुद्ध की विशालकाय गज प्रतिमाएं स्थापित थीं। दोनों मेढियों की भित्ति पर मृण्मय फलकों तथा कलात्मक सज्जा पट्टिकाओं का सुरुचिपूर्ण समायोजन इस क्षेत्र में पाल युगीन मृण्मय कला की पराकाष्ठा का जीवंत उदाहरण है। इन मृण्मय फलकों पर बुद्ध तथा बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतिमाओं के साथ तत्कालीन जीवन शैली को प्रदर्शित किया गया है। स्तूप की बनावट एवं मृण्मय फलकों की विषय वस्तु की दृष्टि से यह सोमपुर महाविहार पहाड़पुर, जो कि बांग्लादेश में है, के साथ अत्यधिक समानता रखता है। यहाँ तक कि दोनों को पाल नरेश धर्मपाल ने ही बनवाया है। स्तूप तथा मुख्य प्रवेश द्वार की सीध में उत्तर की ओर आगे बढ़ने पर ये लघु द्वार दिखता है। दोनों द्वारों को जोड़ने वाले पथ के दोनों ओर मनौती स्तूपों के समूह हैं। लघु द्वार से थोड़ा और आगे आने पर दिखते इन ध्वंसावशेष में एक तिब्बती तथा एक हिंदू मंदिर मुख्य है। ये भवन महाविहार के विनष्ट होने के पश्चात बने प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनके निर्माण में पूर्ववर्ती संरचना के ईंटों, पाषाण खंडों व अन्य सामग्री का पुनः प्रयोग यत्र तत्र दृष्टिगोचर होता है। विक्रमशिला के विषय में सूचना देने वाले स्रोत अत्यल्प हैं, जिसमें 16वीं 17वीं शती के प्रमुख तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के विवरण ही प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक उत्खननों एवं सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त पुरा सामग्री को विश्वसनीय स्रोत माना जा सकता है। विक्रमशिला नामकरण के संबंध में ऐसा माना जाता है कि यह महाविहार के संस्थापक नरेश धर्मपाल को दी गई उपाधि विक्रमशील के कारण प्रचलित हुआ होगा। इस विश्वविद्यालय का प्रबंधन राजा के हाथों में होने के कारण इसे राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था। उत्खनन से प्राप्त एक मुद्रा में भी राजगृह महाविहार अंकित है, जिससे इस मान्यता को बल मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विश्वविद्यालय को तिब्बत में विक्रमशिला महाविहार के नाम से जाना जाता था, जबकि भारत में यह राजगृह महाविहार के नाम से अधिक प्रचलित था। 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण करने वाले सुविख्यात चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में विक्रमशिला का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे ऐसा लगता है कि शायद उस समय तक ये महाविहार अस्तित्व में ही नहीं आया होगा। प्राप्त अभिलेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि 8वीं शताब्दी के अंतिम चरण में तथा 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में पाल नरेश धर्मपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। करीब 400 वर्षों तक भारतीय ज्ञान और दर्शन की निर्झरणी बनी यह विक्रमशिला महाविहार 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में काल के गर्त में समा गया। उत्खनन में पाई गई राख की परत जहां आग द्वारा विक्रमशिला महाविहार के नष्ट होने का प्रमाण देती है, वहीं टूटे फूटे व अपने मूल स्थान से विस्थापित पाषाण स्तंभ इसके विध्वंस होने का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं विध्वंस भवनों का किया जा सकता है, स्मृतियों का नहीं, ज्ञान का नहीं। आज सैकड़ों वर्षों बाद भी इन टूटी फूटी दीवारों और मस्के हुए ईंटों के बीच हौले हौले गुजरते हुए हम गौरवान्वित होते हैं अपनी ज्ञान की परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर। आज ज्ञान के इस गंगा के अजस्त्र स्रोत को हम विराट रूप में साकार देख पा रहे हैं। निश्चय ही इसका श्रेय 1960 से 69 के बीच पटना विश्वविद्यालय, तदुपरांत 1972 से 82 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भागीरथ प्रयासों को जाता है। हम उम्मीद कर सकते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों से और आप तमाम लोगों से कि इस अनमोल धरोहर को बचाए रखने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की पूरी मदद करेंगे, ताकि ऐसे तमाम धरोहरों को बचाए रखा जा सके। तो आइए हम सब मिलकर
इस मातृभूमि की शपथ लेकर ये वचन दें कि हम स्मारक के किसी भी अंश पर नाम या कुछ अन्य नहीं लिखेंगे। हम स्मारक को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हम स्मारक एवं ऐतिहासिक धरोहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग करेंगे। हम अन्य लोगों को भी ऐसा आचरण करने के लिए प्रेरित करेंगे।